नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी प्रारंभ किया था, तो उसका आज क्लास 7वां है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग संघनन, ओस, कोहरा, तुषार, बादल, वर्षा, कोपेन का कुछ जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक लाइन है, सुनिएगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमने हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि संघनन क्या है। ठीक है, देखिए संघनन एक प्रकार की प्रक्रिया है। सिंपल से समझिए कि जो गैसें हैं उनका द्रव्य यानी कि पानी में बदलना ही संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता क्या, कैसे प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे कि यहाँ तालाब है, तालाब में सूर्य की किरण पड़ती है और इसमें वाष्पकर्षण करती है, मतलब वाष्प होकर हवाएं ऊपर उठती है। जब यही ऊपर उठते उड़ते 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 एकदम ऊपर चली जाती है, तो हमको पता है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हर 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक है, तो यही जो वाष्पकरण हो रहा है, वाष्पकरण हो के ऊपर ऊपर जाते 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 ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो जो वो हवाएं हैं यानी कि वो जो गैसें हैं उनके अंदर जो ऊष्मा है वो ऊष्मा धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण उनमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जब वही जल ग्रहण करने की क्षमता कम होने से उसका जो पानी है वो आपस में जुड़ने लगता है, और जब ज़्यादा जल ग्रहण की क्षमता कम हो जाएगी तो वही पानी गिरने लगेगा, तो वही बारिश होगा। ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण होकर ऊपर जाकर ठंडा होकर इसके बाद जो पानी बारिश के रूप में गिर रही है, ये सब प्रक्रियाएं जो हो रही हैं वो संघनन कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि गैस से द्रव में बदलने को ही संघनन कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ गए हो। अब संघनन के कारण होने वाले प्रमुख प्रमुख कारण कौन कौन से। संघनन होता है तो क्या क्या होता है। पहला ओस। अब ओस कैसे पड़ेगा, देखिए ओस के लिए सबसे पहले मौसम साफ रहना चाहिए। मौसम साफ रहने का तात्पर्य यह है कि मौसम अगर साफ रहेगा तो उस समय जो है कि जो बूंदें हैं बहुत अच्छे से बन पाएंगी। ठीक है, तो यही जो ओस ऊपर गया और ऊपर जाते जाते ये जब ऊपर चला गया और ठंडा हुआ, वही जो उष्मा ग्रहण की क्षमता उनके अंदर थी, तो एक ठंडा होने के कारण उष्मा ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, तो वही जो पानी बना वही पानी पत्थरों पर, पत्तियों पर, पेड़ के पत्तियों पर, घास पर टिक जाता है, यानी कि वहां पे बूंद के रूप में जमा हो जाता है। उसी को हम लोग ओस कहते हैं। तो इसमें कहेंगे कि संघनन के कारण होने वाले प्रक्रिया जो हमें बूंद के रूप में पत्थरों पर, पत्तियों पर, घासों पर दिखाई देती है, वही बूंदे ओस कहलाती हैं। ठीक है, अब ओस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता नहीं होती, इसे कम से कम 5 से 10, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, यानी कि इतना भी ठंडा ना हो मौसम कि वो बूंद बनने के बजाय बर्फ बन जाए। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ओस जो है कि उसकी जो संघनन होती है, यानी कि मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, उसके लिए मौसम साफ होना आवश्यक होता है, उसके लिए ठंडा कम होना आवश्यक होता है, उसके लिए संघनन की प्रक्रिया होनी आवश्यक होती है, उसके लिए जो उष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती है वह अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, तो ओस हम लोग समझ गए होंगे ओस क्या कहता है। ओस के बाद हम लोग देखें कोहरा। देखिए कोहरा एक प्रकार का बादल है जो हमारे पृथ्वी के 100 मीटर से तक बनती है, यानी कि जो हमारी धरती है 0 से 100 मीटर के मध्य में बनती है, यानी कि कभी कभी ये 500 मीटर तक भी दिखाई देती है। तो ये कोहरा बनने का प्रक्रिया सिंपल से इतना है कि वाष्पीकरण हुआ लेकिन वो गैसें ज़्यादा ऊपर नहीं गई। क्यों, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। अब जैसे कि धूप पड़ी, धूप जो है कि पानी पे पड़ा, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होगा और गैसें ऊपर जाएंगी, तो गैसें ऊपर जाएंगी तब जाएंगी जब मौसम थोड़ा सा गर्म होगा। जब मौसम गर्म होगा तो वो हवाएं फैलेंगी, उसमें आर्द्रता ग्रहण की क्षमता अधिक होगी और वह और ऊपर तक उड़ेंगी, क्योंकि उसमें प्रेशर भी कम पड़ेगा।
लेकिन मौसम ठंडा रहता है और इसके कारण वो गैस ऊपर नहीं जा जाती और उसमें जो संघनन हुआ रहता है उसमें पानी जो है कि रहता है उन गैसों में, और संघनन होना प्रारंभ हो जाता है तापमान की कमी के कारण। तो वही जो बूंदें हैं कुहासे के रूप में, कोहरे के रूप में दिखाई पड़ती हैं। उनमें हल्की हल्की वो गैसें होती हैं जो पानी को ग्रहण किए रहती हैं, लेकिन संघनन पूरी तरह नहीं हुआ रहता। अब मैं आपको एक गोला बना के दिखाता हूं। देखिए ये है गैस, ठीक है। तो इसमें संघनन की प्रक्रिया जब हुई तो ये पूरा हो गया, ये इतना संघनन हुआ, इतना संघनन हो गया, ठीक है। अब इतना संघनन नहीं हुआ, जब इतना संघनन ये होता तो ये पूरा जो है कि गैस के जो पानी भरा हुआ था वो बूंद बन जाता, ठीक है। समझना आप ध्यान से कि ये पूरा जो है कि गैस था और उसमें संघनन होना प्रारंभ हुआ, संघनन हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा संघनन हो पाया। क्यों? तापमान जो है कि हल्का सा था, क्योंकि बादल बने हुए थे, उसी कारण यह पूर्णतः संघनन न होने के कारण वो सिर्फ गैसों में ही समाहित रहा। जो ऊष्मा थी उसमें उन्होंने पानी को अपने अंदर लिए रह गया, और पूर्णतः संग्रम यानी ओसांक बिंदु पर न पहुंचने के कारण। अब ओसांक बिंदु क्या है पहले ये समझिए। ओसांक बिंदु ये है कि ये पूरा है और यहाँ तक जो है कि पूरा संघनन हो जाए और वह बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाए। जब यह ऊष्मा ग्रहण में, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बूंद है, ठीक है, और ये जो बूंद है मैं यहां पे गया और ये ले लिया, ठीक है, और ये जो है कि एक प्रकार का पानी है, ये गैस है, ये पानी। मैंने गैस में पानी ऐसे भरा, लेकिन ये पानी भरने के बाद इतना क्षेत्र खाली रह गया, तो यह जो है कि बूंद के रूप में बन के गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णतः यह वसांक बिंदु पर नहीं पहुंचा है। वसांक बिंदु का अर्थ यह कि ये पूरा गैस से अपने में ऐसे भर के एक बूंद का आकार ले ले पूरी तरह, लेकिन लिया नहीं, जिसके कारण यह पूर्णतः संघनन न होने के कारण यह ऊष्मा में ही जो आर्द्रता है वो बनी हुई है। यानी कि ऊष्मा के अंदर आर्द्रता रहना तथा तापमान कम होना तथा ओसांक बिंदु तक न पहुंच पाने के कारण वह वायुमंडल में ही फैले रहना गैसों के साथ ही वही कुहासा कहलाता है, ठीक है, यानी कोहरा कहलाता है। कोहरे को हम लोग बादल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब यही कोहरा जो है कि ध्रुव कोहरा कहते हैं, ठीक है। जो कोहरा होता है उसमें हम लोग कौड़ा उड़ा बारेंगे, जब कौड़ा उड़ा बारेंगे तो उसमें देखेंगे कि धुआं जलेगा, जब वही धुआं निकलेगा तो वही धुआं जाके कोहरे में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तर भारत में देखे होंगे ठंडी में सभी जगह कौड़ा पड़ रहा है और सभी लोगों का धुआं उड़कर उसी कोहरे में मिल गया। जब वही धुआं कोहरे में मिल जाता है तो उसे ध्रुव कोहरा के नाम दिया जाता है। समझ गए आप लोग कोहरा क्या है और ध्रुव कोहरा क्या है। इसके बाद तुषार देखते हैं। देखिए ये तुषार जो घटना है वो ज़्यादातर होती है पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ पड़ती है। अब यह होता कैसे है? तुषार जब होता है जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, यानी कि यह वसांक बिंदु से पार हो जाए। यानी कि यदि ये पूरा क्षेत्र ऊष्मा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है, यानी कि जो गैसें हैं इतना ऊष्मा ग्रहण कर लेती हैं, ये पूरा ऊष्मा ग्रहण करने का क्षेत्र है, लेकिन जो आर्द्रता है उसमें और जो तापमान है वो इतना हुआ कि इससे परे हो गया, यानी कि ये बड़ा हो गया। अब यानी कि उस ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, मतलब वो जो ऊष्मा थी, गैस थी, उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई अपेक्षाकृत। जितना वायुमंडल में पानी था वह वाष्पीकरण हुआ, वो ऊपर गई, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस भी कम हो गया, वह
पानी बनने के बजाय, यानी कि वह संघनन हुआ, यानी कि जब वाष्पीकरण हुआ ऊपर गया, संघनन प्रक्रिया प्रारंभ हुई, संघनन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, वह बूंद बनने के बजाय बर्फ में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब वही जो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी तो वही जो है कि ओसांग बिंदु को पार कर जाएगी, जिसके कारण वो बर्फ के रूप में गिरेगी, जिसे हम लोग कहते हैं तुषार। आप तुषार समझ गए होंगे क्या है, यानी कि ओसांग बिंदु को पार करके 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में बूंद के रूप के बजाय बर्फ के रूप में गिरने की प्रक्रिया ही तुषार कहलाती है। समझ गए आप लोग तुषार क्या है? तो ओस, कोहरा, तुषार हम लोगों ने आज समझ लिया। अब इसके बाद देखते हैं बादल। देखिए, बादल को हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मैंने इंडियन जियोग्राफी के क्लास में बादल को डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, बस बादल देख लीजिए कि प्रच्छाद बादल होते हैं, जिसे पच्छाद, कपासी बादल होते हैं, स्तरीय बादल होते हैं, निम्बस बादल होते हैं। प्रमुख ये 4 बादल होते हैं जो क्षोभमंडल में होता है। आप जब पढ़ोगे तो मैंने बताया था कि क्षोभमंडल के बाहर भी एक बादल बनता है, उसका नाम आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बादल को आप इंडियन जियोग्राफी क्लास में देख लीजिएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं वर्षा पे। ठीक है, वर्षा देखिए क्या है। सबको पता है कि सूर्य की किरण पड़ी, वाष्पोत्सर्जन हुआ, पानी ऊपर गया, ऊपर जाते जाते संघनन हुआ, संघनन के बाद जो है कि बूंदे गिरना प्रारंभ हुआ, संघनन होने के बाद बूंद बना, तापमान जो है कि बहुत ज़्यादा कम नहीं था इसलिए बूंद के रूप में गिरना प्रारंभ हुआ, और वही गिरता हुआ बूंद 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 ही वर्षा कहलाता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन से होने वाली गैसें ऊपर जाकर ठंडी होकर संघनन होती है और बूंद के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरती हैं, यही प्रक्रिया वर्षा कहलाती है। वर्षा समझ गए होंगे आप। अब उसके आगे देखते हैं कि वर्षा 3 प्रकार की मानी जाती है। पहला संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा चक्रवाती वर्षा। ठीक है, पहले देखते हैं संवहनी वर्षा क्या है। संवहनी वर्षा जो मैंने सबसे पहले बताया वही है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होने के बाद संघनन होकर बूंद के रूप में गिरने की प्रक्रिया ही संवहनी वर्षा कहलाती है। यह संवहनी वर्षा लगभग पृथ्वी के हर क्षेत्र पर होती है, मतलब लगभग पृथ्वी के हर क्षेत्र पर संवहनी वर्षा होती है। सिंपल सी प्रक्रिया है, यह वाष्पोत्सर्जन होती है, जो गैसें हैं वो वाष्प को आर्द्रता के साथ ग्रहण करके लेके जाते हैं और जो है कि ऊपर संघनन करते हैं और बूंद के रूप में गिरती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा समझने के लिए सबको आपको समझना पड़ेगा, ये पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है। अब जो है कि सेम प्रक्रिया होगी, यहाँ पानी था यहाँ पर, इसके बाद ये जो है कि हवाएं लेकर ऊपर उठेगी, यानी कि ये पर्वत है ये। ठीक है, अब ये मैंने आया, सूर्य की किरण पड़ी और यहाँ से मैंने जो है कि वाष्पोत्सर्जन किया और इसमें से मैंने आर्द्रता ग्रहण की और इसे लेके मैंने उठना प्रारंभ किया। ठीक है, अब उठते उठते आया, मैं यहाँ पर टकरा गया क्योंकि पहाड़ है। अब मैं ऐसे बह रहा था, लेकिन अब ऐसे तो बहूँगा नहीं, वो जब भी बहूँगा तो ऐसे बहूँगा पूरा लेके। तो ये मैं आ रहा और जो है कि यहाँ तक पहुँचा। तो यही जब पहुँचा, यानी कि पहुँचने के बाद मैं जैसे उठते 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 यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मेरा जो है कि पता है आपको कि पर्वत जो होते हैं उन पर बर्फ़ पड़ी रहती है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। बर्फ़ पड़ी तो मैं जैसे ही रचकर ऊपर पहुँचा थोड़ा सा, तो बर्फ़ के कारण मैं जल्दी संघनित हो गया, मेरी संघनन की प्रक्रिया जल्दी हो गई और बूंद जल्दी बन गया। तो मैं जो है कि पूरा ऊपर न चढ़कर यहीं वाले क्षेत्र पर पूरा यहाँ तक पहुँचने के बाद यहीं पूरा वर्षा कराना प्रारंभ कर देता हूँ। बस पर्वतीय वर्षा समझिए कि गैसें ऊपर पर्वत से टकराने के कारण ऊपर उठती हैं और संघनन की प्रक्रिया जल्दी हो जाने के कारण वर्षा होती है, जिसे हम लोग पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा के जो दूसरा भाग है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि